तो हम लोग ने इंडक्शन मोटर पढ़ ली थी, ठीक है। इंडक्शन मोटर में टॉर्क तक की कहानी हो गई थी। टॉर्क के बाद अपने आता है मोड ऑफ ऑपरेशन। 3 ऑपरेशन में इंडक्शन मोटर वर्क कर सकती है। पहला ऑपरेशन है मोटरिंग मोड। मोटरिंग मोड ये लिखा अपने पास। अब क्वेश्चन कैसे बनता है कि मोटरिंग मोड में स्लिप का मान कहाँ रहता है, तो स्लिप का मान 0 से लेकर 1 के बीच में रहता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि मोटरिंग मोड में जो एनआर रहता है वो एनएस से ज़्यादा रहता है या फिर कम रहता है और किस डायरेक्शन में रहता है। तो एनआर एनएस से कम रहता है, साथ ही साथ जिस डायरेक्शन में एनएस की घूमने की स्पीड होती है, घूमने की जो डायरेक्शन होती है वही एनआर की होती है। देखो एनआर छोटा बनाया, एनएस बड़ा बनाया। बात हो गई मोटरिंग मोड की। दूसरा होता है हमारे पास जनरेटिंग मोड। स्लिप यहाँ पे 0 हो जाती, अब इसके बाद जाएंगे तो स्लिप नेगेटिव में जाएगी, यानी कि जनरेटिंग मोड में स्लिप नेगेटिव होती। साथ ही साथ जो एनआर होता वो ज़्यादा हो जाता, देखो एनआर ज़्यादा बनाया है और एनएस कम हो जाता है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन एक ही रहती है, यानी कि अगर एनआर इस डायरेक्शन में घूम रहा है तो एनएस भी इसी डायरेक्शन में घूमेगा, लेकिन एनएस की वैल्यू एनआर से ज़्यादा होगी तभी स्लिप नेगेटिव होगी। तीसरा मोड आता है ब्रेकिंग मोड। ब्रेकिंग मोड में क्या होता है, स्लिप का मान 1 से ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है स्टार्टिंग में स्लिप की वैल्यू 1 होती, तो ब्रेकिंग मोड में स्लिप का मान 1 से ज़्यादा होता है, ठीक है। साथ ही साथ एनआर की जो घूमने की डायरेक्शन है वो एनएस के अपोजिट हो जाती है, लेकिन अभी भी एनएस क्या रहेगा, एनएस बड़ा रहेगा एनआर से। ये 3 चीज़ें, 3 पॉइंट याद रखना है। आजकल यही हो रहा है कि स्लिप जो हमारे पास स्लिपिंग इंडक्शन मोटर है उसका हम ब्रेकिंग में यूज़ कर रहे हैं। ट्रैक्शन में हम लोग डीसी सीरीज मोटर यूज़ करते थे, अब हम लोग स्लिपिंग इंडक्शन मोटर यूज़ कर रहे हैं क्योंकि उसका स्टार्टिंग टॉर्क अच्छा है, एसी मोटर है, इसी कारण हम लोग इसका यूज़ कर ले रहे हैं मोटर में, और ब्रेकिंग मोड ही मिल जाता है इसी में, तो दोनों काम हो जाते हैं। साथ ही साथ जनरेटिंग मोड ही मिल जाता है, यानी कि एक मोटर से देख रहे हैं कितने फायदे हैं, मोटरिंग मोड ब्रेकिंग मोड दोनों मिल गया। जबकि डीसी जनरेटर में क्या करने पड़ता था, सॉरी डीसी मोटर में क्या करने पड़ता, अलग से अरेंजमेंट बनाने पड़ता है। कौन कौन सी ब्रेकिंग, रीजनरेटिव, डायनामिक और अपने पास प्लगिंग, उसमें अलग से हमें करना पड़ता है। इसमें हमें तीनों मोड मिल गए, बस कुछ चेंजेस में करना है इसमें भी, हमारा काम हो जाएगा। तो रिसेंटली अभी ये करते जा रहे हैं। उसके बाद 2 टाइप के हमारे पास रोटर होते हैं स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में, हालांकि और भी टाइप होते हैं लेकिन बेसिकली 2 टाइप के मोटर होते हैं। एक होती स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, एक होती स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। जल्दी से इनकी कंपैरिजन बता दे रहे हैं। पहला क्या होता है, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस हम लोग ऐड नहीं कर सकते, किसमें, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में। तो इससे इसका स्टार्टिंग टॉर्क क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग टॉर्क किस पे डिपेंड करता है, आर टू डैश। आज ये मैंने फॉर्मूला लिखवाया है, स्टार्टिंग टॉर्क का नहीं पता हो तो अभी लिखवा देंगे। स्टार्टिंग टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जहां जहां स्लिप है वहां वहां 1 रख दो, स्टार्टिंग टॉर्क का फॉर्मूला आ जाएगा। यानी कि स्टार्टिंग टॉर्क किस पे डिपेंड कर रहा है, हमारे पास कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी हो रही है रेजिस्टेंस पे। सिर्फ एक टॉर्क ऐसा था जो कि R2 पे डिपेंड नहीं कर रहा था, कौन सा था, मैक्सिमम टॉर्क था। उसके बाद हमने बात करी इसका इजी कंस्ट्रक्शन होता, साथ ही साथ में कॉस्ट में भी ये कम होती। दूसरी बात, इसमें हम लोग बाइंडिंग की जगह क्या यूज करते हैं, हम लोग बार यूज करते हैं, किसकी, या तो कॉपर की या फिर एल्यूमिनियम की बार यूज करते हैं, ठीक है। शॉर्ट सर्किट होती है ये बार किसके द्वारा, एंड रिंग के द्वारा, किसके द्वारा, एंड रिंग के। अब जब एंड रिंग के द्वारा हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया तो इसमें कोई भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हम लोग ऐड नहीं कर सकते, जो कि ये लिखा था, ठीक है। लेकिन इसको हम लोग ज्यादा यूज करते हैं, इसका स्टार्टिंग टॉर्क हाई नहीं है उसके बाद भी, क्यों, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, लेस कॉस्टली है, ठीक है। 90 से 95% तक हम लोग इसका यूज करते हैं इंडस्ट्री में, कौन सी वाली, इस वाली केस का। सिविल रिंग में आ जाओ तो इसका जस्ट उल्टा, इसमें कंस्ट्रक्शन इजी होता था, उसमें कंस्ट्रक्शन क्या होता है हमारे पास, कॉम्प्लेक्स होता है, महंगी होती है। और इसमें स्लिप रिंग एक भी यूज नहीं होती, देखो 0 स्लिप रिंग यूज होती है, लेकिन इसमें स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में 3 स्लिप रिंग यूज होती हैं। स्लिप रिंग का काम क्या रहता है, स्टेशनरी पार्ट को, स्लिप रिंग का क्या काम क्या होता है, स्टेशनरी पार्ट को रोटेटिंग पार्ट से कनेक्ट करना, ये स्लिप रिंग का काम होता है। किसकी बनी रहती है स्लिप रिंग, तो भैया स्लिप रिंग बनी रहती है कॉपर की बनी रहती है, ठीक है। बस इसमें एक ही फायदा होता है कि हमें स्टार्टिंग टॉर्क बहुत हाई मिलता है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में। क्यों मिलता है, क्योंकि इसमें हम लोग
एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस ऐड कर सकते हैं। किसके थ्रू? स्लिप रिंग के थ्रू एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस ऐड करते हैं, और एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस ऐड करेंगे तो स्टार्टिंग टॉर्क हमें ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो ये दोनों में कंपैरिजन था इसमें, और ये मोटर मोड था। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं। चलो, तो हमने क्या देख लिया था अभी तक? हमने ये देख लिया कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस ऐड कर सकते हैं हम लोग, तो उसका स्टार्टिंग टॉर्क हाई होता, और स्क्वायरल गेज इंडक्शन मोटर में हम लोग एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस ऐड नहीं कर सकते, तो इसका स्टार्टिंग टॉर्क लो होता। अब हमें स्टार्टिंग टॉर्क हाई चाहिए था, तो हमारे पास ऑप्शन क्या था कि हम लोग एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस ऐड करते जाएं, स्टार्टिंग टॉर्क हाई मिलता जाएगा, है ना? सीधी सी बात ये थी। लेकिन उसकी भी 3 प्रॉब्लम थी। 3 प्रॉब्लम क्या थी? देखो, प्रॉब्लम बताएं। पहली प्रॉब्लम ये थी कि अगर हम R2 में यानी कि एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस ऐड करते हैं रोटर में, तो उससे क्या होगा? पावर लॉस बढ़ जाएगा। जाहिर सी बात है, अगर हम R2 और बढ़ा रहे हैं तो I2 बढ़ेगा, I2 बढ़ेगा तो I2 स्क्वायर इंटू R, जो कि आज में पढ़ाया था, पावर लॉस, वो बढ़ जाएंगे। पहली प्रॉब्लम ये है। दूसरा क्या है, हमने अगर एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस ऐड किया तो हमारे पास NR की वैल्यू कम होती जाएगी। अब बोल रहे हैं NR की वैल्यू कम कैसे होगी? देखो, ये हमारे पास मान लो कि हमारे पास हमने इंडक्शन मोटर की क्या बनाया है, कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि जो उसका टॉर्क इक्वेशन है वो बनाई है, या टॉर्क का ग्राफ बनाया है, टॉर्क और स्लिप का। जब क्या था, स्लिप यहाँ पे 1 थी और स्लिप यहाँ पे 0 थी, तो पहली कंडीशन है R2। R2 पे देखो ये कौन सा वाला है, सॉरी पहला है R1, फिर R2 और फिर है R3। R1 वाले ग्राफ ये देखो, ये आ रहा, ये आ रहा, तो हमें मैक्सिमम टॉर्क ये मिल रहा था R2 पे, R1 पे मैक्सिमम टॉर्क ये मिल रहा था हमें। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग टॉर्क यहाँ से यहाँ तक मिल रहा, देखो यहाँ तक मिल रहा था स्टार्टिंग टॉर्क, ये मिल रहा था। अब हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस ऐड कर दिया, R1 से बढ़ा के हमने R2 कर दिया। जब R2 किया तो देखो मैक्सिमम टॉर्क ये आ गया। मैक्सिमम टॉर्क पे कोई फर्क पड़ता? नहीं पड़ता। आज ही पढ़ा हमने कि मैक्सिमम टॉर्क डिपेंड नहीं करता, किस पे डिपेंड नहीं करता? R2 पे। तो मैक्सिमम टॉर्क देखो बिल्कुल एक ही लाइन पे है। R3 भी बढ़ाया हमने तो मैक्सिमम टॉर्क एक ही लाइन पे है। लेकिन देखो स्टार्टिंग टॉर्क, पहले स्टार्टिंग टॉर्क सिर्फ ये था, ये देखो यहाँ से यहाँ तक। अब स्टार्टिंग टॉर्क देखो ये हो गया यहाँ, यानी कितना बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया यहाँ। फिर हमने R3 पे देखा, यानी R3 एक्स्ट्रा ऐड किया, तो स्टार्टिंग टॉर्क देखो ये था, तो ये हो गया स्टार्टिंग टॉर्क। यानी जैसे जैसे रेजिस्टेंस ऐड कर रहे हैं स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ रहा कि नहीं बढ़ रहा? जाहिर सी बात है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ गई? प्रॉब्लम यहाँ आ गई। देखो, अगर मान लो हमारे पास लोड की लाइन थी, कोई भी लोड है उसकी लाइन थी, यानी कि लोड टॉर्क हमें ये चाहिए था, ये लोड टॉर्क की लाइन है, क्या है? लोड टॉर्क चाहिए, TL की लाइन है। तो जब R1 था, R1 कहाँ था? ये था, देखो, तो R1 पे देखो NR ये मिल जाता, R1 पे NR ये मिल रहा था। R2 पे देखो NR कहाँ मिलेगा? R2 पे NR देखो ये मिलेगा, और R3 पे देखो NR कहाँ मिलेगा? ये R3। यानी कि R1 पे NR देखो ये था NR1, R2 पे NR2, R3 पे NR3। अब हम जानते हैं इस साइड जाते तो क्या बढ़ती? स्लिप कम होती तो स्पीड बढ़ती इस साइड। अब हम लोग इस साइड आ रहे हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर लोड के लिए क्या होगा, अगर हम रेजिस्टेंस ऐड करते जाएंगे तो NR घटता जाएगा। यही लिखा है हमने कि अगर हम रेजिस्टेंस ऐड करते जाएंगे तो NR की वैल्यू कम होती जाएगी, यानी कि मोटर की घूमने की स्पीड कम होती जाएगी। और तीसरी प्रॉब्लम ये थी कि ये जो हम लोग रेजिस्टेंस ऐड कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ हम लोग किस में कर सकते हैं? स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में ऐड कर सकते हैं, इस स्क्वायरल गेज इंडक्शन मोटर में नहीं कर सकते। ये 3 प्रॉब्लम जो थी वो बहुत मेजर प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से हमने क्या किया, अलग टाइप के रोटर बनाए, स्क्वायरल गेज इंडक्शन मोटर, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर दोनों के लिए। और रोटर का डिजाइन किस प्रकार से रखा, उनके 2 नाम है, एक है डीप बार रोटर, एक है डबल केज रोटर। डीप बार रोटर में क्या करते हैं हम लोग, रोटर को हमने इस प्रकार से बनाया, डबल केज रोटर में हम ये करते हैं। अच्छा, उससे पहले एक कहानी को समझ लो। क्या होता है, हमारे पास स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का तो स्टार्टिंग टॉर्क हाई होता है, स्क्वायरल गेज का नहीं होता था, लेकिन स्क्वायरल गेज का भी थोड़ा बहुत हाई हो जाता था। किस वजह से? स्किन इफेक्ट की वजह से। स्क्वायरल गेज में क्या होता था, स्किन इफेक्ट होते थे। स्किन इफेक्ट में क्या होता है, हमारे पास हमने बताया था टोटल रेजिस्टेंस का मान, टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस का मान बढ़ जाता है। रेजिस्टेंस का मान बढ़ेगा तो
स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ेगा, लेकिन वो इतना कैपेबल नहीं होता था कि वो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर से ज़्यादा हो जाए। इसलिए हमने फिर ये डिज़ाइन यूज़ करे, कौन कौन से, डीप बार रोटर और डबल केज रोटर। डीप बार रोटर में क्या करते हैं हम लोग, जैसे मान लो ये फ्लक्स फ्लो हो रहा, ठीक है, ये फ्लक्स आया, ये फ्लक्स आ रहा, ठीक है, ये फ्लक्स मान लो कि बढ़ रहा है, तो फ्लक्स का जो एरिया होता था, मान लो कि यहाँ पे अभी एरिया कम है और यहाँ पे एरिया ज़्यादा है, और जब एरिया कम और ज़्यादा होगा तो उससे क्या होगा, रेजिस्टेंस हमारे पास चेंज होगा। यानी कि अगर एरिया कम है, यहाँ पर स्टार्टिंग में एरिया कम है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, और रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो हमारे पास क्या होगा, स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा मिल जाएगा। अब स्टार्टिंग में ऐसे इसमें क्या हमने कि इस वाले से ज़्यादा पास करा दिया हमने फ्लक्स, और इस वाले से कम फ्लक्स पास कराया, तो यहाँ पे भी एरिया हमारे पास क्या हो गया, कम हो गया, एरिया कम हो गया तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया, रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया तो स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा हो गया। यानी कि हम इन दोनों का यूज़ कर सकते हैं। तो यानी कि डीप बार रोटर और डबल केज रोटर किस लिए यूज़ कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ाने के लिए। अब बात आती है कि सबसे ज़्यादा स्टार्टिंग टॉर्क किसका होता है, तो भैया अभी भी पहले नंबर पे कौन है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, इसका अभी भी स्टार्टिंग टॉर्क सबसे ज़्यादा हाई है, इसे हम नहीं छू पाए। उसके बाद किसका हाई है, उसके बाद अपने पास डीप बार रोटर का, किसका है, डीप बार का, उसके बाद है डबल केज का, किसका है, डबल केज का, और फिर उसके बाद हमारे पास ऑर्डिनरी स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर का। तो अगर कभी आपको लगाने के लिए दे दिया जाए कि किसका स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा होता है किसकी तुलना में, तो आप लोग यहाँ से निकाल सकते हो, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का ज़्यादा होता, डीप बार का उससे कम, डबल केज का उससे कम, और स्क्वायर केज का सबसे कम। तो ये स्टार्टिंग टॉर्क की कहानी हो गई। तो समझ में आया ये हम लोग डिज़ाइन यूज़ क्यों कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाने के लिए। स्टार्टिंग टॉर्क हम लोग रेजिस्टेंस ऐड करके भी बढ़ा सकते थे, लेकिन 3 प्रॉब्लम आ रही थी रेजिस्टेंस में, जो कि हमने इस प्रकार से बताई, और ये प्रॉब्लम हमने यहाँ पे समझाई कि ये क्या हो रहा था प्रॉब्लम में। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहे अपन लोग। अब हम लोग बात करेंगे स्टार्टिंग ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर की। इसमें क्या होगा कि स्टार्टिंग हम लोग देखेंगे कि हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट नहीं करते हैं इंडक्शन मोटर को, बल्कि हम लोग क्या करते हैं, उसमें स्टार्टर यूज़ करते हैं। स्टार्टर से क्या फ़र्क पड़ेगा, देखो स्टार्टिंग में क्या होता है, स्लिप का मान बहुत ज़्यादा होता है, स्लिप लगभग 1 के नज़दीक होती है। तो अगर स्लिप का मान ज़्यादा होगा तो टोटल R2 डैश बाई एस की वैल्यू कम होगी, और जब R2 डैश बाई एस की वैल्यू कम होगी तो I2 डैश की वैल्यू ज़्यादा होगी, यानी कि रोटर में जाने वाली करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। और कितनी ज़्यादा होगी, तो 4 से 6% ज़्यादा होगी जो फुल लोड करंट रहते हैं। अब हम लोग बाइंडिंग जो बनाते हैं वो किस लिए बनाते हैं, कि फुल लोड बाइंडिंग है, मतलब फुल लोड करंट जितनी होगी उसके अकॉर्डिंग हम लोग बाइंडिंग बना देते हैं कि हाँ इसमें इतनी करंट होगी। लेकिन स्टार्टिंग में अगर 4 से 6% ज़्यादा जाएगी, अगर मान लो 1000 एम्पियर करंट है तो लगभग 400 से 600 यानी 1400 से 1600 एम्पियर करंट फिल होगी, कब, स्टार्टिंग में। तो इतना हमारे लिए खतरनाक है और हमारी बाइंडिंग भी जल सकती है। तो उसके लिए हम लोग स्टार्टर यूज़ करते हैं। 2 टाइप के स्टार्टर होते हैं, एक होता है फुल वोल्टेज स्टार्टर, एक होता है रिड्यूस वोल्टेज स्टार्टर। फुल वोल्टेज स्टार्टर हम लोग सिर्फ और सिर्फ 5 HP तक यूज़ करते हैं। कौन सा स्टार्टर होता है, DOL, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर होता है। उसके बाद रिड्यूस वोल्टेज स्टार्टर में कौन कौन से होते हैं, तो पहला होता है रेजिस्टेंस स्टार्टिंग। इसमें क्या करते हैं हम लोग, जब इंडक्शन मोटर को सप्लाई देना स्टेटर पे, तो सप्लाई जहाँ से दे रहे हैं, और जो इंडक्शन मोटर का स्टेटर है, मान लो ये सप्लाई दे रहे हैं हम लोग, ये इंडक्शन मोटर का स्टेटर है, तो स्टेटर के टर्मिनल होंगे, तो बीच में रेजिस्टेंस लगा दिया। रेजिस्टेंस को हमने कुछ ऐसा एडजस्ट करा कि आधा जो वोल्टेज है वो रेजिस्टेंस में ड्रॉप हो जाए, और आधा वोल्टेज यानी कि जितना हमें चाहिए है उतना वोल्टेज मिले। तो रेजिस्टेंस में हमने क्या करा, इस प्रकार से रेजिस्टेंस ऐड कर दिया कि आधा वोल्टेज ड्रॉप हो जाए, आधा है या फिर जितना हमें चाहिए उतना वोल्टेज ड्रॉप हो जाए और बाकी मिल जाए। तो ये हम लोग करते हैं। तो यानी कि वोल्टेज मिलना तभी, लेकिन हमने क्या करा, एक्स टाइम से रिड्यूस कर दिया। एक्स टाइम मतलब 1/2 भी हो सकता है, 1/3 भी हो सकता है। तो वोल्टेज जो मिलता है एक्स टाइम रिड्यूस मिलता है, करंट भी उसमें एक्स टाइम रिड्यूस ही मिलती है। और हमने पढ़ा है टॉर्क जो होता है V स्क्वायर के समानुपाती होता है, जो टॉर्क मिलेगा वो एक्स स्क्वायर टाइम डिक्रीज होगा। यानी कि वोल्टेज तो घट ही रहा, वोल्टेज के साथ साथ हमारा टॉर्क भी घट रहा है। ये हमारे पास स्टार्टर का एक ड्रॉबैक है। साथ ही साथ इसमें हमें पूरा वोल्टेज मिलता था, यानी कि V वोल्टेज मिलता था। तो आपसे पूछेगा कि अगर रेजिस्टेंस स्टार्टिंग है तो बताओ उसमें जो DOL स्टार्टिंग है उसकी तुलना में कितना टॉर्क कम मिलेगा। तो रेजिस्टेंस स्टार्टिंग में DOL की तुलना में एक्स स्क्वायर टाइम रिड्यूस वोल्टेज या टॉर्क मिलेगा। क्यों, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, वोल्टेज को एक्स्ट्रा रिड्यूस कर रहे हैं। ऐसे ही ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टिंग होती है, यानी जब हम सप्लाई दे रहे हैं वो ऑटो ट्रांसफार्मर से दे रहे हैं।
हम जानते हैं ऑटो ट्रांसफॉर्म लोग टेपिंग करके वोल्टेज का मान कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो उसी टेपिंग को हमने एक्स से दर्शाया, एक्स से क्या दर्शाया, टेपिंग को दर्शाया है। हमें जितने पे भी टेपिंग चाहिए होगी हम उस पर टेपिंग कर लेंगे और फिर सप्लाई दे देंगे इंडक्शन मोटर को, यानी कि वोल्टेज कम होकर मिल गया। अच्छा, वोल्टेज से करंट कैसे घट रही होगी? देखो, वोल्टेज अगर घट रहा तो करंट हमारी घट रही होगी कि नहीं घट रही होगी? तो इसलिए हमें वोल्टेज घटा रहा है, लेकिन वोल्टेज के घटने से हमारे पास टॉर्क भी घट रहा है। ये ड्रॉबैक है किसका? स्टार्टर का। फिर से बता रहा है कि कथन और निष्कर्ष टाइप में जो क्वेश्चन पूछता है वो उसमें यही पूछ लेगा कि स्टार्टर का ड्रॉबैक क्या है, तो हमारे पास दिमाग में नहीं आएगा, लेकिन ये है। फिर तीसरा स्टार्टर होता है स्टार डेल्टा स्टार्टिंग। इसमें क्या होता है, पहले जब स्टार्टिंग टाइम में इंडक्शन मोटर को हम लोग स्टार्ट यानी कि स्टार कनेक्शन में हम लोग क्या कराते हैं, उसे रन कराते हैं, और जब रनिंग कंडीशन में आ रही तो उसका कनेक्शन डेल्टा में कर देते हैं। स्टार में क्या होता है हम जानते हैं, VL इक्वल टू होता है √3 VPH होता है। तो यानी कि जो VL मिलेगा, यानी कि जो VPH यानी फेस वोल्टेज मिलेगा, 1/√3 टाइम्स रिड्यूस मिलेगा, और करंट 1/3 टाइम्स रिड्यूस मिलेगी, और टॉर्क 1/3 टाइम्स मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टार्टर के, जहाँ से पूछा जा सकता है। दूसरी बात, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसके? टॉर्क के। वो पूछता है टी फुल यानी कि फुल लोड टॉर्क और मैक्सिमम टॉर्क का रेशियो क्या होगा? ये होगा 2 इंटू फुल लोड पे स्लिप, SF लिख दिया हमने, और मैक्सिमम टॉर्क जब मिल रहा होगा उस टाइम की स्लिप ST मैक्स होगा, अपॉन में SF यानी SF का स्क्वायर यानी कि फुल लोड स्लिप जब इतनी होगी उसका स्क्वायर प्लस मैक्सिमम स्लिप का स्क्वायर। इसके बाद TST और T मैक्सिमम यानी कि स्टार्टिंग टॉर्क और मैक्सिमम टॉर्क का रेशियो भी पूछ सकता है, तो 2ST मैक्स अपॉन 1 प्लस ST मैक्स का स्क्वायर। उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछता है कि TST इतना है, T फुल इतना है, स्टार्टिंग करंट इतनी है, फुल करंट इतनी है, तो बताओ क्या होगा? ये कुछ भी पूछ सकता है, तो एक फॉर्मूला ये है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कॉगिंग की, कि कॉगिंग फिनोमेना क्या होता है और कैसे अकर होता है। तो कॉगिंग का मतलब क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है कि हमने इंडक्शन मोटर को हमने स्टार्ट किया, ठीक है, हमने सप्लाई ऑन की और देखा इंडक्शन मोटर स्टार्ट नहीं हो रही है। अभी किस वजह से नहीं हो रही है, तो उसका हमने कारण पता करा, और कारण पता करा तो हमें एक चीज़ ये देखने को मिली कि जो इंडक्शन मोटर में जो रोटर था और जो स्टेटर था, तो उनके जो बार लगे थे रोटर में, जो बार होते हैं या फिर जो पोल्स होते हैं, वो इक्वल हो गए थे। अब बोलना सर इससे क्या हो जाएगा, जो बार होते हैं यानी कि जो रोटर की जो कॉपर की जो हम लोग क्या डालते हैं, रिंग छड़े डालते हैं, वो इक्वल हो गई थी स्टेटर के बार के इक्वल। तो इससे क्या मैग्नेटिक लॉकिंग हो गई थी, और मैग्नेटिक लॉकिंग की वजह से क्या हुआ, हमारे पास ये स्टार्ट नहीं हो पाया। लेकिन सिर्फ और सिर्फ कौन सी मोटर, स्क्वायर गेज इंडक्शन मोटर। क्या होता है एक्चुअली, स्टेटर का अपना कुछ ना कुछ फ्लक्स होता है और रोटर का अपना कुछ ना कुछ फ्लक्स होता है। अब स्टेटर का फ्लक्स रोटर के फ्लक्स पे कुछ ना कुछ प्रभाव डालता है, ठीक है। अब रोटर पे जो बार लगी रहती हैं, जब बार मान लो कि इस प्रकार से कोई पोल्स है, ठीक है, और ये स्टेटर का पोल है, तो अभी बीच में रिलक्टेंस यानी कि एयर गैप जो है वो कम है। अब मान लो ये ऐसे घूमना चाहेगा, तो देखो एयर गैप ज़्यादा हो गया ना, तो ये एयर गैप को ज़्यादा ना होने के लिए क्या करता है, इसको जाने नहीं देता, यानी कि इस रोटर को यहाँ पर घूमने नहीं देता। जब रोटर घूमेगा नहीं तो फिर हमारे पास मोटर चालू होगी नहीं होगी। तो यानी कि ये ही कॉगिंग है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड ने इसकी मैग्नेटिक फील्ड को इस प्रकार से पकड़ लिया है कि इसे आगे नहीं बढ़ने दे रहा। इसे बोलते हैं मैग्नेटिक लॉकिंग। तो मैग्नेटिक लॉकिंग होती है, उसी को हमने नाम देते हैं कॉगिंग। और किसकी वजह से होती है, इसके जो बार थे रोटर के, इस स्टेटर के मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या हो गए, मल्टीपल में हो गए या फिर इसके इक्वल हो गए, तब ये मैग्नेटिक लॉकिंग होती है। तो हमने यही लिखा है कि कॉगिंग में क्या होता है, व्हेन मोटर फेल्स टू स्टार्ट, मोटर स्टार्ट नहीं हो पाती है। साथ ही साथ नंबर ऑफ स्टेटर पोल हैं, नंबर ऑफ रोटर पोल के बराबर होते हैं, मल्टीपल में हो जाते हैं। इससे प्रोसेस स्क्वायर गेज इंडक्शन मोटर में होता है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क हाई होता है। हाई होगा तो अब ये रोटर स्टेटर सोचेगा कि मैग्नेटिक फील्ड को हम रोक लें, लेकिन रोटर के पास मैग्नेटिक फील्ड क्या है, स्टार्टिंग टॉर्क क्या है, हाई है, तो घूम जाएगा, ये रोक नहीं पाएगा बेचारा, ये कमजोर पड़ गया। और स्क्वायरल गेज में क्या था, स्क्वायरल गेज में क्या था कि ये कमजोर था स्क्वायरल गेज वाला, तो उसने उसे पकड़ के रखा था, कहीं नहीं जाओगे तुम। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, तो ये कॉगिंग फिनोमेना होता है। दूसरा होता है क्रोलिंग फिनोमेना। ये किसकी वजह से होता है, हार्मोनिक्स की वजह से होता है। हार्मोनिक्स समझो पहले, हार्मोनिक्स क्या होते हैं, हार्मोनिक्स होते हैं अनवांटेड फिनोमेना। यानी कि हमारे पास क्या है, हम चाहते हैं कि हमारे पास सब कुछ चीज़ें प्योर या आइडियल हों, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जैसे कि इन्वर्टर है, इन्वर्टर से हम लोग AC को DC में, सॉरी रेक्टिफायर से AC को DC में चेंज करते हैं हम लोग, लेकिन वो प्योर DC में चेंज नहीं हो पाता है, वहाँ पर कुछ ना कुछ हार्मोनिक्स आ जाते हैं, रिपल के फॉर्म में आते हैं, तो हम लोग रिपल फैक्टर निकाल देते हैं। ऐसे ही दो हार्मोनिक्स होते हैं,
एक होता है कि सप्लाई में ही पहले से हार्मोनिक्स आया, तो उसे बोलते हैं टाइम हार्मोनिक्स। दूसरा हार्मोनिक्स कौन सा होता है, जो कि अंदर वेवफॉर्म जो बन रही है ना, अंदर जो फ्लक्स या फिर मैन इंड्यूस या मैन टॉर्क की जो वेवफॉर्म बन रही है, उसमें कुछ ना कुछ हार्मोनिक्स आ गए हैं। तो एक जो बाहर से आ रहा है एक्सटर्नल सप्लाई से, टाइम हार्मोनिक्स, जो अंदर ही बन रहा है हार्मोनिक्स, वो स्पेस हार्मोनिक्स बोलते हैं उसे। अब स्पेस हार्मोनिक्स में 3 प्रकार के हार्मोनिक्स होते हैं, थर्ड हार्मोनिक्स, फिफ्थ हार्मोनिक्स, सेवन हार्मोनिक्स। थर्ड हार्मोनिक्स का मतलब ये है कि अगर आपकी नॉर्मल कंडीशन में मोटर थी और वेवफॉर्म सिर्फ एक साइकिल में बन रही थी, तो थर्ड हार्मोनिक में उसी टाइम पीरियड में 3 वेवफॉर्म बनेगी। 5 हार्मोनिक्स में उसी टाइम पीरियड में 5 साइकिल बनेगी, और 7 हार्मोनिक्स में उसी टाइम पीरियड में 7 हार्मोनिक्स बनेगी। अब थर्ड हार्मोनिक्स जो होता है, उसकी जो डायरेक्शन रहती है मूवमेंट की, वो भैया कहीं नहीं रहती, यानी कि डिफाइन ही नहीं होती है। फिफ्थ हार्मोनिक्स में जो हमारे पास वेवफॉर्म बनती है, वो पीछे की ओर बनती है, यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन में बनती है, यानी कि इसकी वजह से जो रोटर है मान लो इस प्रकार से घूम रहता है, लेकिन अगर फिफ्थ हार्मोनिक्स आ गया तो इस साइड घूमने लगेगा। सेवन हार्मोनिक्स की वजह से रोटर अगर इस डायरेक्शन में घूम रहा था तो रोटर इसी डायरेक्शन में घूमेगा, लेकिन 7 हार्मोनिक्स आ गया तो कहीं ना कहीं स्पीड पे फर्क पड़ेगा। कैसे पड़ेगा, क्रॉलिंग किसकी वजह से होती है, स्पेस हार्मोनिक्स की वजह से होती है, स्पेस में भी 7 हार्मोनिक्स की वजह से होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, फ्लक्स या मेन वेवफॉर्म डिस्टॉर्टेड हो जाती है, हमने बताया था। ठीक है, और मोटर क्या होने लगती है, इसमें स्लोली रन करने लगती है, यानी कि रैंक क्रैम्प स्पीड कर लेती है, यानी कि रैंक का चलने लगती है। रैंक का देखो बताते हैं कैसे। मान लो कि ये क्या था हमारे पास बिफोर क्रॉलिंग, ये क्या था हमारे पास इंडक्शन मोटर का टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक था, और ये क्या है, ये जो लाइन गई है दिख रही है, ये लोड टॉर्क की लाइन, यानी कि हमें इतना लोड टॉर्क चाहिए है, तो एक पॉइंट यहाँ पर मिलेगा हमें स्टेबल, एक यहाँ पर मिलेगा, लेकिन इस बार रीजन हम जानते हैं अनस्टेबल होता, तो हम लोग स्टेबल पॉइंट के समान स्टेबल पॉइंट इसे मान लिया। अब लेकिन जैसे इस पर क्या वो क्रॉलिंग हो गई, क्रॉलिंग हुई, वैसे तो 7 वेवफॉर्म बनेंगी क्योंकि 7 हार्मोनिक्स की हो रहा है, लेकिन हमने सिर्फ 2 बना के दिखाई है। तो क्या हुई, जैसे क्रॉलिंग हुई तो ये इस प्रकार से आ गया, तो एक ये बनेगा हमारे पास, एक बनेगा पॉइंट, एक ये बनेगा। तो सबसे पहला स्टेबल पॉइंट से कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है। अब यहाँ पे मोटर ने क्या माना कि हम स्टेबल पॉइंट है और हम स्टेबल पॉइंट पर रुकना चाहते हैं, तो अब वो इसी के इर्द गिर्द घूमने लगेगा, यानी इसी पॉइंट पर घूमने लगेगा। जबकि यहाँ पे स्टेबल पॉइंट हो रहा था तो यहाँ पे रन कर रहा था, तो यहाँ पे देखो एनआर कितना है, तो यहाँ पे एनआर देखो घट के, यहाँ पे एनआर घट रहा होगा, यहाँ पे घट के कितना हो गया, इतना कम हो गया। यानी कि जब हमारे पास क्रॉलिंग नहीं थी तो एनआर से घूम रही थी, जो कि ज़्यादा था क्योंकि स्लिप का मान कम था। अब स्लिप का मान देखो ज़्यादा हो जाएगा, जब स्लिप का मान ज़्यादा होगा तो एनआर का मान कम हो जाएगा। इसलिए क्रॉलिंग में जो मोटर है वो रैंक रैंक कर चलती है, यानी कि बहुत कम स्पीड पे चलती है। और कितनी स्पीड पे चलती है, NS/7 स्पीड पे चलती है क्रॉलिंग में। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि मोटर हमारी सिर्फ और सिर्फ कोविंग की वजह से रुक जाती है, एक और कारण है मोटर का स्टार्ट नहीं होने का, और उस कारण का नाम क्या है, सिंगल फेजिंग। क्या नाम है, सिंगल फेजिंग। अब भाई सिंगल फेजिंग क्या वाला है, सिंगल फेजिंग कुछ नहीं है, 3 फेज इंडक्शन मोटर थी हमारे पास, 3 फेज इंडक्शन मोटर में एक्सीडेंटली कोई एक बाइंडिंग उसकी बर्न हो गई। ठीक है, एक बाइंडिंग हट गई किसी न किसी तरीके से, बर्न हो गई। जब एक बाइंडिंग जल जाती है तो उसे बोलते हैं लोग सिंगल फेजिंग। 3 फेज बाइंडिंग में से एक बाइंडिंग जल गई, उसे बोलते हैं सिंगल फेजिंग। अब देखो इसमें 2 केस बनते हैं, अगर मोटर रुकी हुई है और उस टाइम सिंगल फेसिंग हुई तो क्या होगा, और मोटर चल रही है उस टाइम सिंगल फेसिंग हुई तो क्या होगा। अगर मोटर रुकी हुई है और सिंगल फेसिंग हुई तो भाई साहब मोटर अपनी स्टार्ट ही नहीं होगी, देखो जो लिखा है मोटर फेज टू स्टार्ट। और अगर मोटर रनिंग कंडीशन में है और उस समय सिंगल फेसिंग हुई तब क्या होगा, तो मोटर रन तो करेगी लेकिन हाई अमाउंट ऑफ करंट टेकन करेगी अपने अंदर, यानी कि हीट जो है वो ज़्यादा होगी इस समय। ठीक है, तो ये कॉगिंग, क्रॉलिंग और ये सिंगल फेसिंग। इसके बाद अपन लोग बात करते हैं स्पीड कंट्रोल पे, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताएंगे वो बता देंगे, फिर इंडक्शन मोटर का रिवीजन पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, हाँ। तो अब इसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं स्पीड कंट्रोल ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। स्पीड में एक्चुअली हमें रोटर की स्पीड कंट्रोल करना होती है कि वहीं से हमारी मोटर रोटेट हो रही होती है, वही हमारी मेन स्पीड होती है। तो रोटर की स्पीड का फॉर्मूला होता है NR=NS1-S। या तो हम स्लिप को कंट्रोल करके स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर रोटर सिंक्रोनस स्पीड को कंट्रोल करके रोटर की स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। तो 2 मेथड हो गए, स्लिप कंट्रोल टेक्निक और रोटर सिंक्रोनस स्पीड कंट्रोल टेक्निक। स्लिप कंट्रोल टेक्निक में 3 मेथड होते हैं, वोल्टेज वाला मेथड होता है, एक रोटर रेजिस्टेंस वाला होता है, रोटर का EMF वाला होता है। NS में 3 मेथड होते हैं, एक होता है फ्रिक्वेंसी चेंजिंग वाला, एक होता है पोल चेंजिंग वाला, और तीसरा होता है कैस्केड कनेक्शन वाला। सब हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं वो देखते हैं। वोल्टेज कंट्रोल मेथड में
हम लोग वोल्टेज को वेरी करा के क्या कर सकते हैं, स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर जब आप लोग हमने देखा होगा शॉर्ट नोट्स, मतलब शॉर्ट नोट्स में लिखवाया होगा वी स्क्वायर एक्स जो है वो डायरेक्ट कॉन्स्टेंट मिलता है। ये हमें क्या मिलता है, यहाँ पर फॉर्मूला मिलता है वोल्टेज कंट्रोल मेथड में हम लोग टेक्निक करते हैं, यानी कि वी स्क्वायर और एस का, यानी कि वोल्टेज और स्लिप का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो अब वोल्टेज को हम लोग बढ़ा नहीं सकते क्योंकि वो रेटेड इंडक्शन मोटर रेटेड वोल्टेज पे वर्क कर रही होगी, तो वोल्टेज को घटा सकते हैं। जब वोल्टेज को घटाएंगे स्लिप को बढ़ाएंगे तभी तो हमारे पास कांस्टेंट होगा। तो हमने यही लिखा है कि वोल्टेज को हम लोग घटा सकते हैं, जब वोल्टेज घटाएंगे तो स्लिप को बढ़ना चाहिए, तभी इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा। और जब स्लिप बढ़ेगी तो देखो स्लिप बढ़ेगी तो एनआर घटेगा, तो एनआर घट जाएगा। यानी कि इस मेथड से हम लोग कंट्रोल तो कर सकते हैं स्पीड, लेकिन बिलो द बेस स्पीड। अगर बेस स्पीड से नीचे आपको कंट्रोल करना है तो आप ये मेथड लगा सकते हो। दूसरी बात, ये मेथड हम लोग इंटरमिटेंट के लिए यानी कुछ समय के लिए कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें स्लिप का मान बढ़ता है, स्लिप का मान बढ़ता तो I2 का भी मान बढ़ेगा। I2 में पढ़ा है V1/R2 डैश बाई एस, एस बढ़ेगा तो I2 बढ़ेगा, I2 बढ़ेगा तो हीट बढ़ जाएगी। यानी कि अगर हम ज़्यादा देर तक ऐसे यूज़ करते रहे तो हो सकता है हमारी बाइंडिंग भी जल जाए, इसलिए इसे कुछ ही देर के यूज़ करते हैं। तो 2 पॉइंट इसमें, यही 2 पॉइंट इसमें निकलेंगे। लेकिन ये हम लोग किसी के लिए भी कर सकते हैं, स्क्विरल गेज इंडक्शन मोटर और स्लिपिंग इंडक्शन मोटर दोनों के लिए कर सकते हैं। लेकिन जब यहाँ पर आएंगे रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल वाले में, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग को मिलता है R2 डैश बाई एस कॉन्स्टेंट मिलता है। यानी अगर R2 आप बढ़ाओगे तो बढ़ा तो सकते नहीं है किसमें, स्क्वायरल गेज में, ठीक है। हम लोग घटा सकते हैं क्योंकि जो स्लिपिंग इंडक्शन मोटर है वो मैक्सिमम अपने R2 पे वर्क कर रही होगी। तो अगर हम R2 बढ़ाएंगे तो हमें स्लिप भी बढ़ाना पड़ेगा। R2 को हम घटा तो सकते नहीं है क्योंकि एक मान लो कि बेस है, जैसे कि ये हमारे पास कंडक्टर है, इसका रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ 10 ओम तो होगा। हाँ, इसका हम बढ़ा सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं, एक के साथ में हम लोग और जोड़ दिया तो हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन इससे 10 ओम से नीचे हम घटा नहीं सकते। तो R2 को हम बढ़ा सकते हैं, घटा नहीं सकते। जब R2 बढ़ेगा तो कांस्टेंट रखने के लिए S को भी बढ़ाना पड़ेगा, और जब S बढ़ेगा तो NR घटेगी, यानी कि ये भी बिलो द बेस स्पीड पे कंट्रोल होगा। साथ ही साथ S बढ़ेगा तो I2 बढ़ेगी, I2 बढ़ेगी तो हीट बढ़ेगी, यानी कि इसे भी हम कुछ समय के लिए यूज कर सकते हैं। बस खासियत ये सिर्फ और सिर्फ हम लोग स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में यूज कर सकते हैं। इसी का तीसरा मेथड होता है स्लिप कंट्रोल का रोटर ईएमएफ इंजेक्शन मेथड। यानी कि रोटर में क्या हो रहा होगा, इंड्यूस ईएमएफ होता है E2, उसी में हमने क्या करा, एक और ईएमएफ इंजेक्ट करा दिया। अगर वो ईएमएफ सेम पोलैरिटी का हुआ तो अच्छी बात है, तो हमारे पास स्पीड मतलब E2 जो है उसे ऐड करेगा, और अगर हमारे पास एडिटिव पोलैरिटी का होगा तो E2 कम हो जाएगा, E2 कम हो जाएगा तो हमारे पास स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है। तो हमने यही लिखा है कि बिलो द बेस स्पीड, यानी कि इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, बेस स्पीड के बिलो भी और एबव द बेस स्पीड भी कंट्रोल कर सकते हैं। अभी इन दोनों में बिलो द बेस स्पीड कर पा रहे थे, इनमें हम दोनों कर सकते हैं। ये भी सिर्फ और सिर्फ किसमें होता है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में होता है। फिर आते हैं सिंक्रोनस स्पीड कंट्रोल पे। इसमें क्या होता है, एक होता है पोल चेंजिंग मेथड। अब पोल चेंजिंग मेथड भैया बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ स्क्वायरल गेज इंडक्शन मोटर में होता है। अभी तक जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में हो रहे थे, लेकिन ये स्क्वायरल गेज इंडक्शन मोटर में होता है। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि पोल चेंजिंग का मतलब ये हम पोल को चेंज करके एनएस को चेंज कर सकते हैं। देखो पोल को चेंज करेंगे तो एनएस चेंज होगा, लेकिन अगर पोल आप स्क्वायरल गेज में चेंज करोगे, स्क्वायरल गेज में अगर आप रोटर में स्टेटर में पोल चेंज करोगे तो रोटर में ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। लेकिन अगर स्लिप रिंग में आप स्टेटर में पोल चेंज करोगे तो रोटर में ऑटोमेटिकली नहीं होंगे, उसे हमने खुद से बनाना पड़ेंगे, तो वो कॉस्टली पड़ जाता है। तो इसलिए स्लिप रिंग में ये वाला मेथड हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। कौन सा? पोल चेंजिंग मेथड। दूसरा फ्रिक्वेंसी कंट्रोल, जैसे ट्रिपल VF कंट्रोल भी बोलते हैं हम लोग। इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि जब VF रेशियो कांस्टेंट होगा तो स्टार्टिंग टॉर्क कितना होगा और मैक्सिमम टॉर्क का रिलेशन क्या होगा, और जब कांस्टेंट नहीं होगा तो क्या होगा। तो देख लो, स्टार्टिंग टॉर्क होगा फ्रिक्वेंसी के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और मैक्सिमम टॉर्क कांस्टेंट होगा कब, जब VF रेशियो कांस्टेंट होगा। और जब VF रेशियो कांस्टेंट नहीं होगा तो स्टार्टिंग टॉर्क होगा 1/F³ के समानुपाती, और ये होगा Tmax समानुपाती 1/F²। ये दोनों कंडीशन याद रखने हैं। उसके बाद एक और होता है कैस्केड कंट्रोल टेक्निक। इसमें क्या होता है, एक मोटर का जो रोटर है, रोटर का जो आउटपुट होगा वो हम लोग दूसरी मोटर के इनपुट पे देते हैं। कैस्केड का मतलब यही होता है कि एक का आउटपुट दूसरे के इनपुट में दिया, जैसे कि तुम लोगों ने ABCD पैरामीटर पढ़े थे रिसेंटली, तो एक का आउटपुट दूसरे के इनपुट दिया। अब मान लो कोई मेन मोटर है जो कि इसका आउटपुट हम लोग किस में दे रहे होंगे, एक ऑक्सिलरी मोटर में दे रहे होंगे, तो इसकी स्पीड NS होगी। स्पीड कौन सी? सिंक्रोनस स्पीड। फ्रीक्वेंसी F1 होगी, रोटर की स्पीड NR होगी, और पोल इसमें P1 होंगे। अब NS2 वहां पर कितना होगा, तो NS2 होगा 120 × F2/P2,
यानी F2 क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी खुद की, और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी होगी इसकी फ्रीक्वेंसी के बराबर। इसकी कौन सी फ्रीक्वेंसी के बराबर, जो इसकी रोटर की फ्रीक्वेंसी होगी। और इसकी रोटर की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एफ आर इक्वल टू एस इंटू एफ, तो एस इंटू एफ वन, यानी कि इसकी रोटर की फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी, सप्लाई फ्रीक्वेंसी दोनों बराबर हैं। समझ में आ रहा, ये वाली मोटर का रोटर की जो फ्रीक्वेंसी होगी, इसकी जो सप्लाई होगी उसकी फ्रीक्वेंसी बराबर होगी। यानी कि इसकी सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 है और रोटर की फ्रीक्वेंसी मान लो 1.5 हर्ट्ज है, तो उसकी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, ओनली 1.5 यानी 1.5 हर्ट्ज होगी। ठीक है। दूसरी बात, स्पीड एनआर होगी, क्योंकि एनआर से अगर ये घूम रहा है तो ये भी एनआर से ही घूमेगा। इसमें अगर P1 पोल्स है तो इसमें हो सकता है P2, हम लोग पोल अलग बना सकते हैं, पोल की कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप लोग सॉल्व करोगे तो इसमें दो कनेक्शन आते हैं, कम्युलेटिव कनेक्शन और एक आता है डिफरेंशियल कनेक्शन। तो देखो अगर P1 प्लस P2 जुड़ गए यानी पोल की संख्या बढ़ गई तो एनआर घट जाएगा, और P1 माइनस P2 यानी पोल की संख्या घट गई तो एनआर बढ़ जाएगा। तो पूछता है कम्युलेटिव कनेक्शन में एनआर की वैल्यू बढ़ती है घटती है, तो भैया एनआर की वैल्यू घटती है, और डिफरेंशियल कनेक्शन में एनआर की वैल्यू बढ़ती है। तो ये पूरा कंट्रोल हो गया, और यहाँ तक लगभग जो जो इम्पोर्टेंट था इंडक्शन मोटर में पूरा रिवीजन खत्म हो गया। इंडक्शन मोटर खत्म, अब अपने पास जो सिंक्रोनस मोटर में बचा रिवीजन वो करवा देंगे। ठीक है।